नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस डिफेंस एकेडमी तारानगर में। और दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। आज का ये जो वीडियो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको अंत तक बने रहना है। और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं उनको अच्छे से आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तैयारी हो सके, आप हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सकें। चाहे आप एनडीए की तैयारी करते हो, एयरफोर्स की तैयारी करते हो, नेवी की तैयारी करते हो, आर्मी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, पटवारी की तैयारी करते हो, पुलिस की तैयारी करते हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आपको देखना है, बहुत दमदार तरीके से देखना है। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 26 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर 24 नहीं आएगा, यहाँ पर 25 जुलाई आएगा। 25 जुलाई को जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 25 जुलाई को मैंने लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पूछा था। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में आंसर दिया भी था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के क्या चुने गए थे, निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पी प्रवीण सिद्धार्थ जो हैं वो निजी सचिव नियुक्त किए गए थे। चलिए अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं 25 जुलाई का जो मैंने करंट अफेयर आपको करवाया था उसके रिवीजन के बारे में बात करते हैं। उसका रिवीजन हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, वन लाइनर के बेस में वो कर लेते हैं, जिससे कि आपको कल वाला थोड़ा सा ताजा हो जाए और आगे हम बढ़ सकें। कल मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। उनका नाम था डोल सिबली। डोम सिबली जो थे ना, डोम सिबली, जो किस से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। किस से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड से। इंग्लैंड के क्रिकेटर डोम सिबली आईसीसी के सलाइवा प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर बना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था और अच्छे से आपको समझ में आया था। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि हाल ही में फीफा ने 2022 का जो विश्व कप है वो किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। तो आपको पता है 2022 में जो फीफा का जो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो किस देश में होगा। इसकी घोषणा फीफा ने की थी, तो किस देश में आयोजित करवाएगा, कतर के अंदर करवाएगा। कहां पर करवाएगा, कतर के अंदर करवाएगा। यह आपका कतर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, आपने अच्छे से इसका आंसर किया भी था और अच्छे से आपको समझ में भी आया था। आगे बढ़ते आगे बात करते हैं। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स या फिर पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुई है। पासेक्स या फिर पासिंग एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत की ये मतलब एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो आपको पता है अमेरिका। कहां पर हुई है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत और अमेरिका की सेना के बीच में पासिंग एक्सरसाइज शुरू हुई थी। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी थी। उसके बाद हमारा जो 4 नंबर जो क्वेश्चन था कल का वो था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर 6 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं नरेंद्र मोदी के। जैसे उनके 6 मिलियन फॉलोअर हुए तो उसके साथ ही वो किस स्थान पर पहुंच गए, टॉप फॉलोअर की स्थिति में, तो वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए। पहले स्थान पर कौन थे, पहले स्थान पर थे ओबामा। ओबामा पहले स्थान पर थे हैं और दूसरे स्थान पर कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप हैं वो क्या है, दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन आ चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो आपका उत्तर सही था, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। यह क्वेश्चन मैंने आपको 5वां क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद मैंने आपको 6ठा क्वेश्चन जो करवाया था वो आपके सामने है, ये रहा। 6ठा जो क्वेश्चन था वो था कि हाल ही में रमेश बाबू किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बनी। आपको पता है रमेश बाबू जो थे वो किस बैंक के नए एमडी और सीईओ बने थे। तो आपको पता है करूर वैश्य बैंक के। किसके बने थे, करूर वैश्य बैंक के सीईओ और एमडी बने थे रमेश बाबू। उसके बाद मैंने आपको 7वां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, किस देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो दोस्तों आपको पता है भारत के अंदर लागू हुआ था। किसके अंदर लागू हुआ था, भारत के अंदर। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, कल भी मैंने आपको बताया था और यहां भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि हाल ही में किस राज्य में
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तो जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? मिजोरम के अंदर किया गया। किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया गया। मिजोरम के अंदर किसका? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको 9वां क्वेश्चन करवाया था कि हाल ही में भारत में एसएपी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका नाम था कुलमित बावा। कुलमित जो बावा थे वो भारत के अंदर एसएपी कंपनी के जो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उसके नए अध्यक्ष और क्या बने थे? प्रबंध निदेशक बने थे कुलमित बावा। ये क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन था कल का। और कल का आपका 10वां जो क्वेश्चन था वो था कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने की घोषणा की है? तो उस सरकार का नाम था हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% पंचायती चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है और इसके संबंध में एक विधेयक भी पेश करने वाली है हरियाणा की सरकार। यह जानकारी किसने दी थी? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी थी। तो ये आपके कल के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कल भी आपको अच्छे से समझ में आए थे और आज फिर से आपका रिवाइज हो गए। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। ठीक है ना? और कमेंट भी करेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन दोस्त। क्या नाम है? ऑनलाइन दोस्त। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसको आप ज्वाइन करोगे और इसके ऊपर आपको क्या दे दिया जाता है? पीडीएफ दे दिया जाता है। अच्छा, कहां पर सर्च करना है? आपको टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। कहां से? प्ले स्टोर से। जैसे आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करोगे उसके ऊपर आप सर्च का बटन देखोगे ना, सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें आपको सर्च करना है ऑनलाइन दोस्त। आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव। सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के क्या बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल राइट है। उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमित देव बने हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो डे है वो भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। यानी 23 जुलाई के दिन 23 जुलाई 1927 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसीलिए 23 जुलाई का जो दिन है वो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी, लेकिन पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता के निजी स्वामित्व वाले जो 2 ट्रांसमीटर थे वहां से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना 1923 में पहला कार्यक्रम शुरू किया गया था रेडियो क्लब के द्वारा, मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा। ठीक है। और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी? 1920 के दशक से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसके बाद मतलब 23 में होगा और उसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता का जो निजी स्वामित्व वाला जो 2 ट्रांसमीटर थे उन्होंने प्रसारण सेवा की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। 23 जुलाई का दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले को
कितने साल तक की जेल हो सकती है। यानी झारखंड के अंदर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगा रखा है, तो उसकी उनके नियमों का जो पालन नहीं करेगा उनको कितने साल तक की जेल हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, उनको 2 साल तक की जेल हो सकती है। कितने साल तक की? 2 साल तक की उनको जेल हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो झारखंड वालों, सुधर जाओ, संभल जाओ, आपके खतरा मंडरा रहा है। आप बाहर निकलोगे, उसका पालन नहीं करोगे तो आपको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। झारखंड कैबिनेट सचिव जिसका नाम है अजय कुमार, झारखंड के कैबिनेट जो सचिव उनका नाम है अजय कुमार। अजय कुमार ने यह बताया कि सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन है उसके संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार अब जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर क्या करेगी? राज्यपाल की अनुमति लेगी और उसके बाद इसे क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। अभी लागू नहीं किया गया है, अभी इसके ऊपर राज्यपाल की अनुमति लेनी बाकी है। अगर राज्यपाल इनकी अनुमति दे देते हैं तो यह लागू हो जाएगा और फिर संभल के रहना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो पुडुचेरी जो सरकार है उन्होंने कोरोना से मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनके परिजनों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। पुडुचेरी जो सरकार है, पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है वी नारायणसामी, मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने हाल ही में विधानसभा में घोषणा किया कि उनकी सरकार कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद क्या करेगी? मुहैया करवाएगी। अब आपको मैं बताऊं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार माने तो संक्रमण है ना, उससे ठीक होने वालों की दर कितनी पहुंच चुकी है? 63.18% पहुंच चुकी है भारत के अंदर। तो दोस्तों यह आंकड़ा तो रोजाना बदलता रहता है, तो यह आंकड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहां तक आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है। 1 लाख रुपए की पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को देने की घोषणा की है। चलिए भी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल शुरू की है? वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल शुरू किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड सरकार ने। किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल शुरू की है। अच्छा, ये वेस्ट टू एनर्जी है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। यानी उत्तराखंड जो सरकार है उन्होंने एक वेस्ट टू एनर्जी नाम की एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उससे क्या बनाएगी? बिजली बनाएगी। ठीक है। अगर हम राज्य सरकार के आंकड़ों की माने तो वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। कितने टन अपशिष्ट पैदा होता है? 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे प्रदूषण के ऊपर भी क्या लगेगा? अंकुश लगेगा और बिजली की भी क्या होगी? पूर्ति हो पाएगी, बिजली का भी क्या हो पाएगा? निर्माण हो पाएगा। 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है और 900 टन अपशिष्ट से कितनी मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है? 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी बैंक ने यह अभियान शुरू किया है। सभी के सभी 662 यानी भारत के 662 जिलों में, राज्यों में, सॉरी 662 जिलों के अंदर, 662 जिलों के अंदर सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है। ठीक है। अगर हम पंजाब के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी वाणिज्यिक बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। वैसे पीएनबी के बारे में मैंने कल आपको बताया था, पीएनबी के बारे में सारी बातें। उम्मीद करता हूं कल वाला वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? यानी उस देश का नाम बताना है जिस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। तो उस देश का नाम है बाबू अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ चीन से कहा है कि आप भारत के साथ तनाव को कम कर दो। इसके लिए एक अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है अमेरिका सरकार ने। चलिए भाई इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया जिसमें चीन से अपील की गई है कि वह नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव को कम कर ले। यानी अपील की गई है, चीन को यह कहा गया है कि आप जो भी नियंत्रण आपकी रेखा है उसके पास भारत के साथ आप शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर लो, तनाव को कम कर लो। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में सर्वसम्मति से क्या किया था? संशोधन भी किया था। तो राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण जो अधिनियम है उसमें सर्वसम्मति से क्या किया था? प्रतिनिधि सभा ने संशोधन पारित किया था जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबाव की निंदा भी की गई थी। यानी उस संशोधन में गलवान घाटी और जो भी दक्षिण चीन सागर है वहां पर जो विवाद चल रहा है, जो चीन की तरफ से दबाव भारत के ऊपर बढ़ रहा है, उसकी निंदा की थी। ठीक है ना। इस संशोधन के अंदर राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम के अंदर प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों को पीछे हटने को लेकर के सहमति आपस में क्या हो गई? बन गई है ना। सहमति आपस में बन गई है। यानी कहने का मतलब बल पीछे हट चुके हैं और शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम हो गया है। यह बात भी इसके अंदर जिक्र की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स सीसीआई, ध्यान रखोगे, ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखोगे साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। चलिए भाई अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से समझोगे कि साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। वाणिज्य और उद्योगों को क्या देता है? बढ़ावा देता है। और यह 2012 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2012 में यह स्थापित किया गया था। 2012 में स्थापित किया गया था। यह बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे बाबू। ठीक है ना। 2012 में इसको स्थापित किया गया था। 2012 में इसको स्थापित किया गया था। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको सीसीआई के बारे में बताया कि सीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया। सीसीआई की फुल फॉर्म है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखोगे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी क्या है? सीसीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने पहले मंगल यान, यहां पर यान नाम है ध्यान रखना, किस देश ने हाल ही में पहले मंगलयान तियानवेन-1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च से साइट किया है? वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च से साइट किसने किया है? तियानवेन फेस्ट को, जो एक मंगलयान है, इसको लॉन्च किया है बाबू चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल आपका राइट है। चीन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। तो तियानवेन फेस्ट वेनचांग अंतरिक्ष यान से इसको लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हेनान द्वीप के, ध्यान रखना भी, हेनान द्वीप का जो वेनचांग अंतरिक्ष यान जो प्रक्षेपण जो केंद्र है वहां से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया है। चीन के सरकारी मीडिया की यह जानकारी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तियानवेन फेस्ट नामक जो यान है वो मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने
और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। यानी वहां पर रोवर की चहलकदमी का उद्देश्य है, उसका मंगल पर उतरने का उद्देश्य है और उस मंगल ग्रह का चक्कर लगाने का उसका उद्देश्य है। मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो उनके अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में क्या करेगा, जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। ये यान मंगलयान की मिट्टी, चट्टान की संरचना, पर्यावरण और वातावरण और जल के बारे में जानकारी क्या करेगा, एकत्रित करेगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना था। चीन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं उसने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है। तो उस राज्य का नाम आपको बताना है जहां पर काकरापार परमाणु परियोजना संचालित है। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। उस राज्य का नाम है गुजरात। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना है जिसके वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्या प्राप्त की है, क्रांतिकता प्राप्त की है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तापी जिले के अंदर स्थित है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयां कैनेडियन तकनीक पर आधारित हैं। इससे पहले की जो 2 इकाइयां हैं वो किस तकनीक के ऊपर आधारित हैं, कैनेडियन तकनीक के ऊपर आधारित हैं, जबकि तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। तीसरी जो इकाई है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक के ऊपर क्या है, आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के सामान्य परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या हो गया, अब तैयार हो गया है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और मैं आपको बता दूं, काकरापार ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे और तापी जिले के अंदर। ताप्ती नदी के किनारे तापी जिले के अंदर सूरत से 80 किलोमीटर दूर, सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ये काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। उम्मीद कर सकते हो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके देना है। कमेंट जो बॉक्स है वहां पर आपको कमेंट करके देना है। देखना चाहूंगा कौन कौन मेरा दोस्त लास्ट तक वीडियो देखता है और कौन कौन इसका आंसर देता है। ठीक है ना। चलिए भाई, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।